promotions, okay, which we call as career advancement scheme. देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इसको समझाने के लिए, अभी आप शॉर्ट टर्म कोर्स में हो तो सभी आप लोगों में से जो है उनके पहले 2 प्रमोशंस हो गए होंगे, राइट? एंड नाउ you are the candidate for associate professors प्रमोशन, ओके? अभी देखिए ये कैश सिस्टम कैसे कैसे आया, कैसे कैसे डेवलप होते गया, वो हम 1 घंटे में पूरा जान लेंगे, ठीक है? और नया जो सिस्टम है जो अभी आपको लागू है, राइट? और मुझे ऐसे लगता है कि पुराने इसमें से कोई नहीं होगा शायद, यस? पुराने इसमें से कोई है? 4th अमेंडमेंट, हेलो? नो मैम। नो मैम। नहीं ना, सब नए इसमें है ना, बैकडेटेड कोई नहीं है ना? यस मैम, न्यू स्कीम में ही है। न्यू स्कीम, ओके. So with just introduction to old schemes, we will shift upon the new criteria, okay? So friends, let's start with career advancement scheme, various provisions. And see, UGC regulation dated 18th July 2018, ratified by the Maharashtra government on 8th March 2019, and amendments therein vide GR dated 10th May 2019. ठीक है, ये जो 18 जुलाई का रेगुलेशन आया था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 8 मार्च 2019 को एक्सेप्ट किया और उसमें एक अमेंडमेंट हुई 10th मई 2019 को, और यही जो जीआर है वो रेगुलेशन हमें अभी लागू होने वाला है आप सभी को, ठीक है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैश? सी, career advancement procedure, it is adopted by the university as per UGC regulation dated 30th June 2010 and ratified by Maharashtra government order dated 15th February 2011. तो देखिए सबसे पहला कैश का जो रेगुलेशन आया है नए सिस्टम में, दैट इज एपीआई इंट्रोड्यूस हुआ, वो हुआ 30th जून 2010 को, और एज पर एज महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज कंसर्न उन्होंने वो एक्सेप्ट किया 15 फरवरी 2011 को. कैश मीन्स वर्टिकल मूवमेंट इन डेजिग्नेशन एंड पे स्किल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया. देखिए 2 क्राइटेरिया थे, एक तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस और दूसरा है एपीआई, दैट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग कोर्सेज. जैसे अभी आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हो, पहले आपने रिफ्रेशर किया होगा, आपने ओरिएंटेशन कोर्स किया होगा, राइट? तो ये जो 2 क्राइटेरिया है जिसके ऊपर कैश यानी आपका प्रमोशन होता है, पहला है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस और दूसरा है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स विथ ट्रेनिंग कोर्सेस. नाउ अभी आप देखेंगे डेजिग्नेशंस कैसे होते हैं कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, ओके? ये असिस्टेंट प्रोफेसर इज द लेवल 10, ओके? और पे स्केल क्या था, मतलब 6th पे कमीशन में 15,600, 39,100 और एजीपी 6,000. दिस इज द एंट्री गेट. और अभी यहाँ पे आवाज नाही येत आहे मॅडम. हो, 1 मिनिटं. मॅडमनी म्यूट केलंय. मे बी काही कामात हा, असतील. हा, येस, येस. अर्जंट फोन होता येस मॅम. विद्यापीठात. काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, हाँ हाँ. तो ये जो एंट्री ग्रेड है उसका अभी रिवाइज्ड पे स्केल जो है 7th पे कमीशन के हिसाब से वो है अभी 57,700 बेसिक. देन पहला प्रमोशन जो लेवल 11 में हो रहा है आपका, उसमें आपका डेजिग्नेशन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे एजीपी बढ़ता था 6th पे में, तो अभी उसको उन्होंने रिवाइज्ड पे स्केल्स में बेसिक कर दिया 68,900. अभी तीसरा प्रमोशन जो है, मतलब दूसरा
promotion. Actually, this is the entry grade, this is the first promotion and this is the second promotion. तो उसको आप लेवल 12 कहते हैं. दिस इज सीनियर ग्रेड पुराने भाषा में और दिस इज सिलेक्शन ग्रेड. ओके, इसमें आपका एजीपी 8000 हो जाता था, बेसिक है 79,800. ओके, उसके बाद में ये जो प्रमोशन है अभी आप लोग जिसके एस्पिरेंट हो, दैट इज एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोशन, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमोशन इन योर लाइफ, जो आपको लेवल 13A में लेके जाता है. आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा बैंड जो होता है, पे स्केल होता है, उसका पे बैंड आपका बदल जाता है और फाइनेंशियल बेनिफिट इसी प्रमोशन में आपको ज्यादा है. बाकी कोई भी इवन एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर में आप जाएंगे तो भी आपको उतना फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है जितना फाइनेंशियल बेनिफिट आपको ये स्टेज में है 13A के प्रमोशन में. और इसीलिए कैश की दृष्टि से दिस प्रमोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचर्स लाइफ. ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैंड चेंज हो जाता है आपका 15,600 से आप डायरेक्ट 37,400 में जाते हो. और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 79,800 से आप सीधा 1,31,400 में प्लेस हो जाते हो और आपके पेमेंट में बहुत सारा फायदा जो है वो ये प्रमोशन पे होता है. उसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर आप बन गए तो उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक और प्रमोशन मिलने वाला है जो 6 पे कमीशन में नहीं था, लेकिन 7th पे में उन्होंने कॉलेज टीचर्स और यूनिवर्सिटी टीचर्स दोनों के लिए कर दिया. दैट इज प्रोफेसर प्रमोशन लेवल 14. इसमें देखिए एजीपी 10,000 होता था और प्रोफेसर का 1,44,200 रिवाइज्ड पे स्केल है. ओके, यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए एक और प्रमोशन है, दैट इज सीनियर प्रोफेसर. उसमें एजीपी 12,000 हो जाता है और इसका बेसिक है 1,82,200. राइट, अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि प्रमोशंस के लिए पहले 2 क्राइटेरिया होते थे. पहला क्राइटेरिया नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, दूसरा क्राइटेरिया आपका एपीआई और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. राइट, तो अभी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस हम क्लियर कर लेते हैं पहले. देखिए, ये आपकी हो गई एंट्री ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10. ओके, अभी आपका प्रमोशन 4, 5 या 6 साल में हुआ होगा. ओनली नेट है तो 6 साल, एमफिल है तो 5 साल और पीएचडी है तो 4 साल. पीएचडी नेट और सेट होंगे, दोनों होंगे आप तो भी आपका पहला प्रमोशन 4 साल में होगा. अभी दूसरा जो प्रमोशन है दैट इज हम जो सिलेक्शन ग्रेड कहते थे पहले, दैट इज लेवल 11 टू लेवल 12. तो ये प्रमोशन के लिए आपको 5 साल का अवधि होता था. ठीक है, 5 साल का ये प्रमोशन सबका हो गया है और अभी आप यहाँ पे जाने वाले हो. तो 3 साल के बाद में L12 में 3 साल होने के बाद में आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, दैट इज लेवल 13A. राइट, फिर उसके 3 साल के बाद में आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे लेवल 14. और ये जो है प्रोफेसर, उसमें आप 10 साल काम करोगे तो आपको यूनिवर्सिटी टीचर को केवल सीनियर प्रोफेसर का भी ग्रेड मिलता है. तो ये नंबर ऑफ इयर्स आपके ध्यान में आए होंगे. अभी हम आगे चलते हैं. देखिए, पहले क्या होता था, पहले कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 ऐसे 3 कैटेगरीज में आपको आपका एपीआई, ये जो दूसरा जो क्राइटेरिया वो भरना पड़ता था. कैटेगरी 1 टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन रिलेटेड एक्टिविटीज थी. कैटेगरी 2 को करिकुलर एक्सटेंशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज थी और कैटेगरी 3 जो था वो रिसर्च एंड एकेडमिक कंट्रीब्यूशन था. ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखिए कि हमेशा कॉलेज टीचर और यूनिवर्सिटी टीचर को ये जो एपीआई लगता है वो अलग अलग होता है. यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए रिसर्च पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, उतना ध्यान आप कॉलेजेस के लिए उन्होंने नहीं दिया है. राइट, यानी आपको अगर 40 मार्क लगते हैं एपीआई मिनिमम, तो हमको तकरीबन 80 मार्क्स लेने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी टीचर्स को. ठीक है, अभी हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये यूजीसी ने 2010 में
जो ये एपीआई लाया तो उसमें कौन से अमेंडमेंट्स होते गए और आज की स्थिति क्या है, राइट। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कौन से अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया, कौन से अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, वो अभी हम देखेंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ओरिजिनल रेगुलेशन जो था वो 30 जून 2010 का था and it was accepted by Maharashtra government on 15 February 2011. उसके बाद में इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट आया 16 मार्च 2011 को, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर सेकेंड अमेंडमेंट आया 13 जून 2013 को, इट वाज एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑन 15 अक्टूबर 2016। फिर थर्ड अमेंडमेंट आया 4 मई 2016 को, और ये जो थर्ड अमेंडमेंट है इट वाज एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑन 4 मार्च 2017। और फिर फोर्थ अमेंडमेंट आया जो केवल 1 साल के लिए ही जीवित रहा, वो आया 11 जुलाई 2016 को, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको 4 मार्च 2017 को एक्सेप्ट किया, राइट। अभी रिवाइज्ड रेगुलेशन 2018 आया। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे 18 जुलाई 2018 को यूजीसी ने ये रेगुलेशन पास किया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 8 मार्च 2019 को उसको एक्सेप्ट किया। ओके, तो अभी ये रेगुलेशन में आप लोग अभी हो, राइट। तो ये देखिए ये पूरा जो है ये चित्र आप निकाल सकते हो, आप फोटो निकाल सकते हो इस स्लाइड की। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ अमेंडमेंट जो है वो 11 जुलाई 2016 को आया और 16-17 का आपका जो एपीआई है वो आपको, और 17-18 का आपको ये फोर्थ अमेंडमेंट से गिना जाएगा, राइट। अभी कोई है क्या ऐसा कि जिसका 17 से लेके 18, 19, 20, 21 ये ड्यूरेशन में प्रमोशन है? हा मॅडम. यस, है हॅलो. क्या? हाँ हा बोलिए। आहे, पण ते माझं एमफिल वर प्रमोशन झालं होतं 11 ते 16 मध्ये पहिलं. अच्छा, हा तुमचं आता त्यानंतर असोसिएट प्रमोट प्रोफेसर, तुमचं हा आता असिस्टंट असोसिएट प्रोफेसरचं. हा असिस्टंटचं झालं पहिलं. हम्म, हम्म. आता सेकंड थांबलाय जसं ते एमफिल. एमफिल, हा मी प्लेन वरती लागलो होतो 2000 ला. अच्छा 2000 ला. हम्म. तर मग आता तुमचं कोणतं आहे, असोसिएट प्रोफेसरचा ड्यू आहे की सेकंड प्रमोशन ड्यू आहे? सेकंड प्रमोशन ड्यू आहे. अच्छा, मग तुम्ही शॉर्ट टर्म का करताय? नंतर मग कामात येईल बुवा, मग वेळेवर होत नाही ना. असं थोडी ना असतं, त्या अवधीमध्ये ते होतं ना. हा ठीक आहे, ठीक आहे, तसं ठीक आहे. आमचं केस कोर्टातही नाही ना मॅडम, नेट सेट अच्छा, अपेक्षा. कोर्टामध्ये आहे का? हा ठीक आहे, त्यामुळे ठीक आहे. कोर्टाचं डिसिजन कसं ते त्याच्यावर मग राहील. तुमचं कोणतं नेट सेट अफेक्टेड वाले आहेत का तुम्ही? हो हो मॅडम. ठीक है, ठीक है। हाँ। सो ये जो अभी 2018 का आया ना रेगुलेशन यूजीसी का, उसने जो यूजीसी का 2010 का नोटिफिकेशन था उसको रिप्लेस कर दिया है, राइट। तो ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व है। अभी मैं फटाक से आपको जो बोलती हूँ, ओल्ड सिस्टम जो है वो 18-19 तक, क्योंकि मार्च 2019 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया है नए रेगुलेशन को, तो ओल्ड सिस्टम जो है वो चलती है 2018-19 तक, राइट। अभी देखिए ये जो था सबसे पहला वाला रेगुलेशन, तो उसमें देखिए वो वैलिड है फरवरी 2011 में, फरवरी में 2012। एक मिनट है, इसको मैं बगल में कर ओके। 2011-12 से लेके 2016-17 तक ये जो पहला रेगुलेशन है वो रहेगा। इसमें देखिए कैटेगरी 1 और 2 रहती, और कैटेगरी 1 और 2 मिला के 100 मार्क्स पर ईयर आपको चाहिए थे, ओके। और कैटेगरी 3 में कॉलेज टीचर्स को केवल 5 पर ईयर चाहिए, यानी पूरे असेसमेंट पीरियड में केवल 20 ही मार्क लेने थे। दूसरे प्रमोशन में 50 मार्क लेने थे 5 साल,
उसके बाद में तीसरे प्रमोशन में 45 और ये 60 पर असेसमेंट पीरियड। अभी देखिए यहाँ पे कैसे है, कैटेगरी 1 और 2 में आपको हर साल का इतने मार्क्स कमाने थे, लेकिन यहाँ पे कैसे है कि यहाँ पे आपका सपोज ये सेकंड प्रमोशन का कालावधि 5 साल का है, तो अगर एक आध साल आपको मार्क्स नहीं मिले, आप कुछ काम कर नहीं पाए रिसर्च में, तो भी आप दूसरे साल ज्यादा काम करके ये 50 ले सकते हो। ठीक है, ये जो पहला प्रमोशन है वो स्क्रीनिंग से हो जाता है, आपको इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं। दूसरा प्रमोशन भी स्क्रीनिंग से हो जाता है, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए आपके लिए सिलेक्शन कमेटी आती है बाकायदा, जेडी नॉमिनी भी होता है उसमें। ठीक है, और अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो प्रमोशन है एसोसिएट प्रोफेसर का, अभी ध्यान में रखिए, तो उसके लिए उन्होंने रिसर्च, आपका सब्जेक्ट नॉलेज और इंटरव्यू, ये 3 चीजों पे आपके मार्क्स बाकायदा 100 में से पड़ेंगे और 50 पासिंग है इसमें, ये चीज ध्यान में रखिएगा। 50 ओके। प्रोफेसर के लिए भी रिसर्च, सब्जेक्ट नॉलेज और इंटरव्यू में उन्होंने कैटेगराइजेशन किया है एंड 50 मार्क्स पासिंग है, 50 के ऊपर आपको वो मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, अभी देखिए ये पुराना जो था उसमें एक पहला प्रमोशन जो था उसके लिए एक ओरिएंटेशन, एक रिफ्रेशर करना था 2 या 3 वीक्स का। दूसरा जो प्रमोशन था उसमें एक रिफ्रेशर करना था, राइट, और एक सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एफडीपी का जो भी है वो करना था, मतलब 1 रिफ्रेशर कोर्स ऑफ 2 और 3 वीक्स। तीसरा जो था इसमें जैसे मेथोडोलॉजी का कोर्स आप कर रहे हो 1 वीक का, तो वो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अभी देखिए पुरानी इसमें स्टेज 3 से स्टेज 4 में अगर आप जाते हो, ठीक है, तो आपको आपके पूरे एंटायर करियर में, मतलब जहां से आपने ज्वाइन किया तब से 3 पब्लिकेशंस चाहिए। ठीक है, और अगर आप एमफिल हो तो 2 पब्लिकेशन चाहिए, और अगर आप पीएचडी हो तो आपको 1 पब्लिकेशन रहा तो भी चलेगा, ऐसा था। और यहाँ पे 5 पब्लिकेशंस चाहिए आपको प्रोफेसर के लिए, राइट। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पब्लिकेशंस आपको दिखाने पड़ते हैं, प्रोफेसर के लिए 5 पब्लिकेशंस आपको दिखाने पड़ते हैं। अभी देखिए ये जो कैटेगरी 3 था पहले, ठीक है, तो ये कैटेगरी 3 में कुछ ऐसे मार्क्स थे, रेफरेड जर्नल्स को 15, देन नॉन रेफरेड बट रेप्यूटेड विथ आईएसबीएन आईएसएसएन नंबर को 10, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को 10, ऐसे मार्क्स पब्लिकेशंस पे थे। अभी मैं ये चीज आपके काम की नहीं है, आप इससे बाहर निकल चुके हो करके मैं कुछ स्लाइड्स यहाँ पे स्किप करती हूँ, राइट, और आपको डायरेक्टली मैं नया जो रेगुलेशन, जो अभी सब आप लोग नए इसमें हो, तो वो रेगुलेशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये पुराना जो था वो 17-18 का अमेंडमेंट 4 आया, तो अमेंडमेंट 4 ने वो पिछला वाला जो सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। ये अमेंडमेंट 4 में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में कुछ ज्यादा मार्क्स का फर्क नहीं किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, पहले कैटेगरी 1 और 2 को क्लब किया जाता है, तो 4th अमेंडमेंट में कैटेगरी 2 और 3 को क्लब करके उन्होंने मार्क्स लेने के लिए कहे हैं। ठीक है, बाकी ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसके लिए भी उन्होंने कुछ स्पेसिफिक चेंज नहीं किए। इधर में भी 3 आपको चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पब्लिकेशंस, यहाँ पे भी 5 चाहिए। ओके, लेकिन हाँ मार्किंग सिस्टम में उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस किए थे, राइट। और जॉइंट ऑथरशिप में पहले 60-40 था, 4th अमेंडमेंट में उन्होंने 70% दिया था। ठीक है, तो देखिए रेफरेड जर्नल्स, और यहाँ पे अमेंडमेंट 4 में 17-18 में यूजीसी लिस्ट, यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स की लिस्ट, ये क्राइटेरिया आ गया कि आपके जो पेपर्स है वो यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में ही होना चाहिए, तो भी मार्क्स मिलेंगे आपको, अदरवाइज नहीं मिलेंगे।
तो ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया ये 4th अमेंडमेंट में आपको देखने मिलता है, राइट। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये अभी आपके काम की चीज नहीं है, क्योंकि ये 2017 और 18 के लिए ही जो है वो वैलिड थी। उसके बाद में ये आपके लिए, आपकी बैच के लिए ये लागू नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये स्लाइड रखी हूँ। लेकिन जब आप पूरे के पूरे नए गाइडलाइन में हो तो मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ, ठीक है। अभी देखिए, अभी 8 मार्च 2019 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन यूजीसी का एक्सेप्ट किया है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये पुराने सब डायरेक्शंस जो है वो रिप्लेस हो गए, ठीक है। अभी ये इम्पोर्टेंट चीज है, 8 मार्च 2019 यहाँ से महाराष्ट्र में नया रेगुलेशन शुरू हुआ है। इसके बाद में अगर आपका असेसमेंट पीरियड है तो आपको सिर्फ यही लगेगा, राइट। लेकिन इसके पहले अगर आपके प्रमोशन का असेसमेंट पीरियड है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस साल जो जो डायरेक्शन जीवित था उसके हिसाब से मार्क्स लेने, राइट। तो ये सर्कस आपको करनी पड़ेगी। अभी मुझे एक चीज बताइए, आप सबका जो असेसमेंट पीरियड है वो 2019 के बाद का है? यस मैम। ओके, तो फिर प्रॉब्लम क्लियर हो गया। हाँ, ओके, आगे चलते हैं। अभी देखिए, ये जो नया डायरेक्शन है उसका डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है 8 मार्च 2019। लेकिन जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है वो मैटर्स के लिए ये डायरेक्शन लागू होता है 1 जनवरी 2016, ठीक है। ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखिए कि नया रेगुलेशन जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन डेट है 8 मार्च 2019, लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स के डिसीजंस जो है वो 1 जनवरी 2016 से लिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और क्यों तो मैं आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में उसका महत्व बताऊंगी, राइट। अभी देखिए, इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस चीजें क्या है, यहाँ पे पीएचडी मैंडेटरी कर दी है। अभी मुझे बताइए, आज कौन सा टीचर पीएचडी नहीं है? ये बैच में कितने लोग पीएचडी नहीं है? मैं नहीं हूँ मैम। अच्छा, मैं- और मेरा कोई? भी नहीं मैम। मेरा नहीं। अच्छा, मैं भी नहीं हूँ। आपका भी नहीं है? अच्छा, तो आपका अभी एसोसिएट प्रोफेसर का है, राइट? जी मैम। बराबर है। हाँ, जी तो आपका पीएचडी नहीं है तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। आपको ये चीज पता है? हाँ जी मैम, पता है। पता है ना। तो ये सबसे डेंजर किया है उन्होंने। अभी तक ये क्राइटेरिया नहीं था जो नए रेगुलेशन में आया है। कॉलेज टीचर्स के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के प्रमोशन के लिए पीएचडी मैंडेटरी है। लेकिन हम जो यूनिवर्सिटी टीचर्स है उनके लिए जो हमारा लेवल 12 का प्रमोशन है ना, मतलब आपका पहला प्रमोशन सीनियर ग्रेड का हो गया, एजीपी 6 to 7, फिर 7 to 8 का प्रमोशन जो है वहीं से यूनिवर्सिटी टीचर्स को पीएचडी चाहिए, नहीं तो उनका वो प्रमोशन भी नहीं होगा। दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग, आप देख रहे हो, हेलो ठीक मैडम। है। हाँ हेलो बोला, मैडम। हाँ बोला, बोला ना मैं सर। कॉलेज अध्यापकांना पण पीएचडी बंधनकारक आहे का असोसिएट होण्यासाठी? कुणाला? हॅलो, कुणाला? हाँ कॉलेजमध्ये जे प्राध्यापक आहोत ना आपण, हाँ, हॅलो, बोला ना। कॉलेजमध्ये प्राध्यापकांना पण आवश्यक आहे का म्हटलं असोसिएट साठी तेच पीएचडी तर मी म्हणते ना, बंधनकारक हे आहे? पहा ना, असोसिएट प्रोफेसर आणि प्रोफेसर साठी इन कॉलेजेस पीएचडी मॅन्डेटरी आहे, आणि युनिव्हर्सिटी टीचर्सना सिलेक्शन ग्रेडला लेवल 12 लाच पीएचडी मॅन्डेटरी आहे.
लक्षात आली ही गोष्ट? अब तुमचं रजिस्ट्रेशन तरी झालेलं आहे का? हो मॅम, माझं झालेलं आहे. हा, तर झालेलं आहे तर लवकर कंप्लीट करा. बिलकुल बिलकुल. कारण नाही तर काय, तेवढं तुमचं हे प्रमोशनची डेट पुढे जाईल. हो, ओके ठीक आहे? मॅम. ओके. ओके. हा, त्याच्यानंतर आता आपण पाहू इथे अजून एक त्यांनी हे सांगितलेलं आहे की तुम्हाला एमफिल आणि पीएचडी चे इन्क्रीमेंट्स मिळतात, राईट? तर हे एमफिल आणि पीएचडी चे इन्क्रीमेंट्स द्या असं युजीसी नोटिफिकेशन म्हणतंय, परंतु महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने ते ऍक्सेप्ट केलेलं नाही आहे. ठीक आहे? तर पहा, 2016च्या नंतर ज्यांनी पीएचडी चे इन्क्रीमेंट्स घेतलेले आहेत, तर एमफिलचे इन्क्रीमेंट्स घेतलेले आहेत, तर त्याची रिकव्हरी होऊ शकते एवढं डोक्यात ठेवा. म्हणजे धक्का नाही लागणार, पुढे झाली तर होऊ शकते. ठीक आहे? त्याच्यानंतर पीएचडी डिग्री फ्रॉम अ फॉरेन युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूशन विथ अ रँकिंग अमंग टॉप 500 in the world university ranking is valid. म्हणजे if your PhD is from some foreign university, तो वो यूनिवर्सिटी टॉप 500 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में होना चाहिए, तभी वो पीएचडी को वैध माना जाएगा. आगे चलते. हाँ, देखिए क्लॉज 6.3 ऑफ दिस डायरेक्शन क्या कहता है? वो कहता है न्यू कैश सिस्टम टू बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ these regulations, that is 8 March 2019. Faculty members who have already qualified or are likely to qualify shortly has been given 3 years, that is up to 2021 and 21-22 in Maharashtra, to exercise an option to go for cash as per new regulation or the old regulation. 7.3 क्लॉज है, पेज नंबर 29 पे वो दिया है गाइडलाइन के. अभी इसका मतलब क्या है? देखिए 2019 के पहले के 2 साल 17-18, ठीक है, और 2019 के बाद का 1 साल, अगर ऐसा आपका असेसमेंट पीरियड है तो आपको 3 साल का ट्रांजिशन दिया जाएगा. ठीक है, 3 साल का मतलब 2022 तक. 2022 में अगर आप ये हो रहे हो एलिजिबल, देखिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ. 2021-22 में अगर आप एलिजिबल हो रहे हो मार्च 2019 से, तो आपको एक ऑप्शन है कि आप पुराने सिस्टम से भी प्रमोशन मांग सकते हो या आपको नए सिस्टम से जाना है. देखिए जो पीएचडी नहीं है और उनका प्रमोशन का डेट जो है वो 8 मार्च 2022 के पहले है, वो ये ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड रेगुलेशन में पीएचडी मैंडेटरी नहीं था. आपको समझी ये चीज? हेलो, हाँ मॅम. आपको समझी मैं क्या बोल रही हूँ? देखिए हाँ. कॉलेज वाले ये चीजें आपको बताते नहीं है, वो सीधा बोलते नए इससे भरो, लेकिन नए इससे भरने में आपको पीएचडी का मैंडेटरी है, लेकिन आपका जो प्रमोशन का ड्यू है वो इसके अंदर में अगर होगा तो आप कर सकते हो. ठीक है, अभी आगे चलते हैं. टाइम टू कंप्लीट ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेस इज अप टू 31 December 2018. This provision has not been accepted by Government of Maharashtra as per amendment dated 10 May 2019. देखिए यूजीसी ने क्या कहा था? देखिए कॉलेजेस को दिक्कत आती है, मैनेजमेंट छोड़ता नहीं है इतने दिनों के लिए ओरिएंटेशन रिफ्रेशर, तो उनके बैक रह जाते, तो उनका नुकसान होता है, राइट? तो यूजीसी ने ये पर्टिकुलर जो डायरेक्शन निकाला था नोटिफिकेशन, उसमें यूजीसी ने सीधा सीधा मेंशन किया था कि December 31 2018 तक का उनको समय दे दो, और अगर उसके पहले के उनके प्रमोशंस होंगे और दिसंबर 2018 तक अगर वो ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कर लेते हैं कंप्लीट,
तो उनको उनके ड्यू डेट से ही दिया जाए। लेकिन ये चीज यूजीसी की महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं मानी और ये एक्सटेंशन जो है ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए वो उन्होंने नहीं बोला है। राइट, अभी देखिए आगे चलते हैं। इसमें और एक डेंजरस बात उन्होंने दी है। हाँ कि इसमें फिर गवर्नमेंट का मानेंगे हम या यूजीसी का, क्या समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। गवर्नमेंट का पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है ना आपको सैलरी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। देखिए यूजीसी गाइडलाइंस देती है, उसमें अगर गवर्नमेंट को कुछ काट छाट करनी है तो गवर्नमेंट को पावर्स है। दे कैन मेक 20% चेंजेस इन द गाइडलाइंस, यूजीसी गाइडलाइंस। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है मैम। क्लियर? हाँ, अभी देखिए उन्होंने क्या कहा कि जैसे देखिए अगर आपका प्रमोशन 1 जनवरी 2022 को ड्यू था, 31 जनवरी 2022 को ड्यू था आपका प्रमोशन, लेकिन क्या हो गया कि आपने फॉर्म डाले, कमिटी नहीं दिया, तो उसमें 6 महीने चले गए। राइट, तो आपको ड्यू डेट से मिलेगा पहले 2 प्रमोशन के लिए, लेकिन जब आपका एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के जो प्रमोशंस है उसके लिए आपका ड्यू डेट से नहीं होगा, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस डेट से होगा। समझ में आ रहा है? मतलब आपका इंटरव्यू सिलेक्शन जिस दिन होता है उस दिन से आपका प्रमोशन जो है लागू हो जाएगा, आपको आपके ड्यू डेट से नहीं होगा। ये नए डायरेक्शन में किया हुआ बहुत डेंजरस थिंग है। देखिए डेंजरस थिंग बहुत है इसमें। पहला तो ये है कि पीएचडी मैंडेटरी, उसके बाद में आपको है कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरव्यू आपको मिलेगा, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ सिलेक्शन। हेलो, मॅडम यासाठी आपण Yes, काय ma'am. करू शकतो? यासाठी जर का तुमचं प्रमोशन असेसमेंट जर का 22च्या अगोदरच असेल तर ऑप्शन फॉर्म भरू शकता तुम्ही। बरं, ओके. 8 मार्च 2022च्या अगोदरच तुमचं जर का ड्यू आहे, राईट, तर तुम्ही ऑप्शन फॉर्म भरून जुन्या याच्यात आमचं करा हे सांगू शकता। ठीक आहे? हा, आता पुढे नाहीतर लवकरात लवकर सगळ्या क्रायटेरिया पूर्ण करून 6 महिने अगोदर टाकून द्या प्रोसेसिंगला, ते एक करू शकता तुम्ही। 3 महिने अगोदर टाकून द्या म्हणजे ते मार्गाला लागते, जास्त नुकसान होत नाही। मॅडम आणखीन एक नमस्ते. तुम्हाला हा, हॅलो, मॅडम हॅलो, बोला। ज्योतिराम चव्हाण बोलतो मॅडम, मी वसमत हिंगोली जिल्हा. बोला। काय नाही, ते आमचे 2016ला मी पीएचडी मॅडम, 2 एप्रिल 2016ला. हम्म, तर आमचे सगळे इन्क्रीमेंट त्यांनी हे केले, काढून घेतले, हो रिकव्हरी केली आमची. हो करणार ना, मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं ना, तयार राहा नाही, रिकव्हरीसाठी। तुम्ही करणार म्हणून सांगितले, केले, आमची रिकव्हरी झाली, आमचे हो अरियर्स मग मी मधून तेच तर आमचे सांगते, सगळं रिकव्हरी झाली आमची. झालेली आहे। हो मी हम्म. तेच म्हटलं ना, आमच्याकडे अजून नाही झालेली आहे रिकव्हरी, त्यामुळे मी काय बोलत नाहीये। काही काही लोकांनी करून टाकल्या रिकव्हरीज, आमच्याकडे अजून झालेली नाहीये, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की होऊ शकतं, झालेलं पण आहे काही काही ठिकाणी। ठीक आहे, हा, आता आणखीन एक गोष्ट, फॉर प्रमोशन द एलिजिबल टीचर शुड बी ऑन रोल और अँड इन ऍक्टिव्ह सर्व्हिस। म्हणजे तुमचं इंटरव्ह्यू लागले नाही आणि तुम्ही रिटायर्ड झालात
तर तुमचं प्रमोशन ग्राह्य धरलं जाणार नाही. ठीक आहे. नंतर द कॅन्डिडेट हू डज नॉट सक्सीड इन द फर्स्ट असेसमेंट he or she shall have to be reassessed only after 1 year. ठीक आहे. आता पहा, जस्ट लिसन ना, खूप इम्पॉर्टंट आहे हे सगळे चेंजेस जे झालेले आहेत नवीन याच्यामध्ये. सो अगर आपका कैस का इंटरव्यू लगा और किसी कारणवश आपको फेल कर दिया गया, ठीक है, पहले इसमें, तो आपको 1 साल रुकना पड़ेगा. 1 साल के बाद में आपको फिर से प्रपोजल देना पड़ेगा. वो रीअसेस होगा प्रपोजल. ठीक है. और उसमें अगर आप पास हो जाते हो तो आपको जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ है 1 साल के बाद, उस डेट से आपको दिया जाएगा प्रमोशन. यानी आपका 1 साल का नुकसान हो जाता है उसमें. ठीक है. उन्होंने और एक कहा कि एन इंडक्शन प्रोग्राम ऑफ 1 month शैल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑल न्यूली रिक्रूटेड असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, ideally before the starting of their teaching work, but definitely within 1 year of the recruitment of the new faculty. नए फैकल्टी मेंबर के लिए इंडक्शन प्रोग्राम उनका टीचिंग वर्क शुरू होने के पहले करने का उन्होंने कहा है. लेकिन अगर पहले नहीं पॉसिबल है तो 1 साल के अंदर उनका इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए. मतलब जस्ट ओरिएंटेशन वगैरे जे शब्द आहेत ना, वो अभी निकल जाएंगे. त्यांना ही इंडक्शन प्रोग्राम नाव दिलेलं आहे. ओके, आगे चलते हैं. ओके, अभी जो न्यू गाइडलाइंस है, ओके, तो वो कौन सी बेसिस पे है, आप अभी पूरा ध्यान यहीं पे दीजिए स्क्रीन पे. पहले देखिए, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस और आपका एपीआई एंड ट्रेनिंग कोर्सेस, ये 2 ही क्राइटेरिया थे. लेकिन अभी नए सिस्टम में 3 क्राइटेरिया पे आपका असेसमेंट होगा. पहला है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, दूसरा है एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट AAR, और तीसरा है रिसर्च स्कोर इंक्लूडिंग ट्रेनिंग कोर्सेस. अभी हम 1 by 1 ये क्राइटेरिया देखेंगे. अभी देखिए, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस के लिए उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है. ओके, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस वही है. पहला प्रमोशन 4, 5 या 6 साल में एज पर योर क्वालिफिकेशन. दूसरा प्रमोशन 5 साल बाद, एसोसिएट प्रोफेसर का 3 साल बाद, फिर प्रोफेसर का 3 साल बाद, और आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो तो 10 साल के बाद सीनियर प्रोफेसर. तो इसको उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है. इट इज ऑल एज पर ओल्ड गाइडलाइंस. अभी देखिए, ये जो नया जो क्राइटेरिया है, 1 मिनट, हाँ, ये जो दूसरा क्राइटेरिया है वो मैं आपको पहले समझा के बताती हूँ. ये हो गया हमारा नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. दूसरा क्राइटेरिया AAR, ये क्या है अभी हम देखेंगे. राइट, AAR जो है, इसका मतलब है कि आपको, आपके जो प्रिंसिपल है कॉलेज में, ठीक है ना, उनको आपको ये आपका जो भी प्रपोजल है वो हर साल देना है कि आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया. बेस्ड ऑन दैट वो आपको सेटिस्फैक्ट्री, गुड एंड नॉन सेटिस्फैक्ट्री, ऐसे 3 ग्रेड्स देंगे. 3 में से कोई एक ग्रेड देंगे. तो अगर आपका पहला प्रमोशन जो है, जो 4 साल, 5 साल, 6 साल में है, तो उसमें कोई भी 3 साल के जो है वो आपके AAR रिमार्क्स जो है वो सेटिस्फैक्ट्री और गुड होने चाहिए, 3 साल के. ओके, फिर दूसरे प्रमोशन जो है 5 साल का है, तो एटलीस्ट आपके 4 साल सेटिस्फैक्ट्री और गुड होना चाहिए आपके CR में, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में. फिर ये 3 साल का प्रमोशन है, बराबर है, तो उसमें 2 साल आपका सेटिस्फैक्ट्री एंड गुड आना चाहिए. और प्रोफेसर का भी आपका 3 साल का प्रमोशन है, तो एटलीस्ट 2 साल आपका सेटिस्फैक्ट्री और गुड होना चाहिए. ठीक है, ये आप देखेंगे. PhD इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर फॉर कॉलेज टीचर्स. अभी देखिए, ये जो ये देंगे आपको, आपके प्रिंसिपल आपको जो ये ग्रेड्स देंगे,
वो ग्रेड के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। जैसे टीचिंग, आप टीचिंग तो करते हो, तो क्लासेस taught include sessions on tutorials, lab and other teaching related activities। तो आपका क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस आपने जितने लिए हैं डिवाइडेड बाय टोटल क्लासेस असाइंड बाय यू और इंटू 100, यानी इसका परसेंटेज निकला, आपको कितने क्लासेस असाइन किए गए एज पर टाइम टेबल और आपने एक्चुअली कितने लिए हैं। वो 80% से ज्यादा आपने काम किया है उसमें तो आपको गुड मिलेगा, 70 to 80% के बीच में है तो सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा, 70% है तो अनसेटिस्फैक्ट्री मिलेगा। और दूसरा जो है AAR का क्राइटेरिया, इन्वॉल्वमेंट इन द कॉलेज स्टूडेंट्स रिलेटेड एक्टिविटीज एंड रिसर्च एक्टिविटीज। तो उन्होंने एक लिस्ट दी है, तो वो लिस्ट में से 3 से ज्यादा कैटेगरीज में अगर आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो आपको गुड मिलेगा, 1 या 2 में हो तो सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा। और ये लिस्ट में जो दिया गया है उसमें अगर एक में भी आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको अनसेटिस्फैक्ट्री मिलेगा। तो वो लिस्ट मैं अभी आपको बताती हूँ, दिस इज द लिस्ट। उन्होंने ये 7 एक्टिविटीज दिए हैं, उसमें से 3 या 3 से ज्यादा में आप इन्वॉल्व हो तो आपको गुड मिलना ही मिलना है, 1 या 2 में हो तो आपको सेटिस्फैक्ट्री ही मिलेगा, और इनमें से कुछ भी आप नहीं करते हो तो आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज हेड, चेयरपर्सन, डीन, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, वार्डन एटसेट्रा, ये पहली एक्टिविटी। दूसरा, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ड्यूटीज असाइन्ड बाय द कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अटेंडिंग एग्जामिनेशन पेपर वैल्यूएशन। तीसरा है स्टूडेंट रिलेटेड को करिकुलर एक्सटेंशन एंड फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज सच एज स्टूडेंट क्लब्स, करियर काउंसलिंग, स्टडी विजिट्स, स्टूडेंट सेमिनार्स एंड अदर इवेंट्स, कल्चरल, स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस एंड कम्युनिटी सर्विसेज। इसमें आप इन्वॉल्व हो तो आपकी एक एक्टिविटी हो जाती है। देन ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स। देन एविडेंस ऑफ एक्टिवली इन्वॉल्व इन गाइडिंग पीएचडी स्टूडेंट्स, आप अगर पीएचडी गाइड हो, ठीक है ना, तो भी वो एक एक्टिविटी मानी जाएगी, रिसर्च एक्टिविटी। कंडक्टिंग माइनर और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज। और आखिरी है एटलीस्ट 1 सिंगल और जॉइंट पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्ट जर्नल्स। ओके, ये अगर आपके पास में है तो वो भी एक एक्टिविटी उस साल की मानी जाएगी। हर साल आपका ये रिपोर्ट बनते जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, ओवरऑल ग्रेडिंग कैसे होती है आप देखेंगे अभी। टीचिंग में आपको गुड है, अदर एक्टिविटीज में भी गुड है, तो ओवरऑल आपका गुड ग्रेड आएगा। टीचिंग में गुड है और अदर एक्टिविटीज में आप 1 या 2 एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व है तो सेटिस्फैक्ट्री आएगा। ये यहाँ पे गुड, यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री, फिर भी आपका ओवरऑल ग्रेड गुड रहेगा। लेकिन आपको टीचिंग में सेटिस्फैक्ट्री है और यहाँ पे अदर एक्टिविटीज में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गुड है, तो भी आपको सेटिस्फैक्ट्री ही ग्रेड मिलेगा। यहाँ पे भी सेटिस्फैक्ट्री है, यहाँ पे भी सेटिस्फैक्ट्री है, तो यहाँ पे भी आपको ओवरऑल ग्रेडिंग सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। टीचिंग में या यहाँ पे दोनों जगह पे कहीं पर भी एक जगह अनसेटिस्फैक्ट्री रिमार्क आपको आता है तो आपका ओवरऑल ग्रेडिंग जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री रहेगा, ठीक है। तो आपको ये एडिशनल चीज नए डायरेक्शन में उन्होंने दी है। ओके, इतना समझा सबको? किसको डाउट है? क्लियर है ना? ओके, अभी हम क्राइटेरिया 3 पे आते हैं। देखिए, जो 2010 में एपीआई के पॉइंट्स थे, फिर अमेंडमेंट हुआ, जो एपीआई के पॉइंट्स थे, तो उससे बहुत पॉइंट्स कम कर दिए गए हैं नए डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं अभी उसको थोड़ा सा कंपेयर करके आपको बता दूंगी। तो ये जो मैं अभी शीट दिखा रही हूँ उसके हिसाब से ही आपको मार्क्स क्लेम करने हैं आपके एसोसिएट प्रोफेसर के इसके लिए, राइट। अभी देखिए, ये पहला तो अब प्रमोशन सबका हो चुका है, मैं स्किप करूँ इसको? यस मैम। यस मैम।
Yes, madam. ये दूसरा प्रमोशन भी सबका हो चुका है? ऑलमोस्ट Yes, यस madam. Yes, ma'am. ओ, No. हाँ? दूसरा दूसरा कुछ बाकी प्रमोशन, है? Second नहीं हुआ इस बार. तो सेकंड आपका ड्यू कब है? 2024 में है मैम. सेकंड का? या. अच्छा, तो मैं सेकंड का बता देती हूँ आपको। या. देखिए, रिफ्रेशर कोर्सेस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, वर्कशॉप, सिलेबस, अपग्रेडेशन वर्कशॉप, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन, टेक्नोलॉजी एफडीपी, एनी 2 ऑफ मिनिमम 10 डेज आपको करने हैं। 10 दिन के 2 कोर्सेस आपको करने हैं, ओके। और वर्कशॉप सिलेबस, अपग्रेडेशन वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग इन टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन एफडीपी। तो अगर आपका जो एक कोर्स है, ठीक है, वो 10 दिन आपको नहीं मिल रहे, तो आप 5-5 दिन के 2 भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है, 1 MOOCs कोर्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ ई सर्टिफिकेशन। मतलब क्या है, आप सबको अभी MOOCs स्वयं पता होगा, ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं। तो आपके विषय का अगर आप कोई कोर्स करते हो MOOCs का विथ ई सर्टिफिकेशन, उसका ई सर्टिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए, तो आपको इसमें से छूट है, राइट। या फिर आपने ई कंटेंट डेवलपमेंट किया है, जैसे ई पीजी पाठशाला के लिए किया है, ई पाठशाला के लिए किया है, तो 4 क्वाड्रेंट्स कोर्स में अगर 10 मॉड्यूल अगर आपने बनाए हैं, तो आपको इन सब में से ये कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, ओके। और दूसरे प्रमोशन के लिए आपको सैटिस्फैक्ट्री ऑब्लिक गुड इन एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट इन एटलीस्ट, ये दूसरा प्रमोशन आपका 5 साल का है ना, तो एटलीस्ट 4 साल में आपको सैटिस्फैक्ट्री या गुड आपके सीआर में होना चाहिए, राइट। ये प्रमोशन जो है, इसके लिए आपको इंटरव्यू नहीं होगा, इसको स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमिटी जो है वो उसको स्क्रूटिनी करेगी और आपको डायरेक्ट प्रमोशन देंगी। अभी यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए देखिए, इसी सेकंड प्रमोशन के वक्त में पीएचडी डिग्री इज मैंडेटरी और 3 पब्लिकेशंस चाहिए यूनिवर्सिटी टीचर को, कॉलेज टीचर को इसकी जरूरत नहीं है। ये प्रमोशन के लिए, सेकंड प्रमोशन के लिए 3 पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल आपके होना चाहिए। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ऑब्लिक किया है, पीयर रिव्यूड ऑब्लिक यूजीसी लिस्टेड जर्नल। लेकिन अभी आज की तारीख में यूनिवर्सिटी टीचर्स जो हम हैं, उनके लिए पीयर रिव्यू भी निकाल दिया गया है। अगर आपके पेपर्स यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट, यूजीसी केयर में होंगे तो ही मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसे हमारा यूनिवर्सिटी कहता है, ठीक है। अभी देखिए तीसरा जो है प्रमोशन, जिसके लिए आप में से बहुत सारे लोग एस्पिरेंट्स है, तो एक चीज देखिए कि आप सबका जिस दिन इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन होगा, उस दिन से आपको ये प्रमोशन मिलेगा, नॉट फ्रॉम द ड्यू डेट। और ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको ये सब जो रिफ्रेशर कोर्स, मेथोडोलॉजी कोर्स, वर्कशॉप वगैरह, ये इसमें से कोई भी एक 10 दिन का करना पड़ता है। उसके लिए और है कि 10 दिन का एक करने के बजाय 5-5 दिन के 2 किए तो भी वो मान्य करेंगे उसको। और उसके लिए और है 1 MOOCs कोर्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ ई सर्टिफिकेशन, या फिर आप ई कंटेंट डेवलपमेंट में 10 मॉड्यूल्स बनाते हो तो आपको ये कोर्स करने से छूट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, कॉलेज टीचर्स के लिए पीएचडी इन रिलेवेंट ऑब्लिक अलाइड सब्जेक्ट इज मैंडेटरी। और जबकि ये आपका प्रमोशन 3 साल का असेसमेंट पीरियड है, तो 3 में से 2 साल आपका जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उसमें सैटिस्फैक्ट्री और गुड रिमार्क होना चाहिए। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए 7 पब्लिकेशंस चाहिए इन पीयर रिव्यूड यूजीसी लिस्टेड जर्नल, और उसका जो 3 साल का असेसमेंट पीरियड है उसमें 3 चाहिए।
और रिसर्च स्कोर जो है एपीआई स्कोर 70 चाहिए यूनिवर्सिटी टीचर के लिए, और देयर शुड बी एविडेंस ऑफ हैविंग गाइडेड अ मिनिमम 1 पीएचडी स्टूडेंट, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी टीचर के लिए प्रमोशन कितना कठिन है, आप लोगों के लिए रिलेटिवली कम कठिन है। ओके, मैम एक अभी पूछना था देखिए, मेरा। बोलिए, हाँ बोलिए। मैम ये रिसर्च स्कोर कॉलेज टीचर्स के लिए नहीं है क्या फिर? है ना, मैं बताती हूँ ना, आती हूँ आती हूँ एक मिनट। पार्टिसिपेंट्स मैडम पहले मैडम मैडम का ना पीपीटी पहले हो जाने दीजिए, और उसके बाद आप अपने डाउट्स पूछिए, तो मैडम के पीपीटी में सारी चीजें आ जाएगी। बीच बीच में मत पूछिए, मैडम का पहले एक बार कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद फिर आप डाउट्स निकाल के रखिए। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ, अभी देखिए प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 14 जो है, ठीक है, तो इसके लिए मिनिमम 10 पब्लिकेशंस कॉलेज टीचर्स को चाहिए इन पीयर रिव्यूड अप्लिक यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स। उसमें से 3 जो है आपके असेसमेंट पीरियड में चाहिए। सेटिस्फैक्ट्री और गुड एनुअल परफॉर्मेंस चाहिए, और कॉलेज टीचर्स को प्रमोशन के लिए रिसर्च स्कोर जो है वो 110 चाहिए ड्यूरिंग द असेसमेंट पीरियड। ओके, यहाँ पे आप बाकायदा आपको सिलेक्शन कमिटी आएगी और वो मार्क्स देगी आपको, राइट। और यूनिवर्सिटी टीचर के लिए उसके अंडर एक तो भी पीएचडी होना चाहिए। नाउ अभी ये जो रिसर्च स्कोर के बारे में आपने बताया ना, तो उसके बारे में मैं बताती हूँ। ये सीनियर प्रोफेसर का हम स्किप कर देते हैं क्योंकि कॉलेज टीचर्स के लिए वो नहीं है प्रमोशन। अभी देखिए रिसर्च स्कोर सीट में आपको कैसे ये चीज है, आप अभी देखेंगे मार्क्स कैसे दिए। देखिए आपका रिसर्च पेपर है, ओके, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पीयर रिव्यूड जर्नल है वो, या फिर यूजीसी का केयर का जर्नल है वो। और यहाँ पे आप देखेंगे साइंस वालों के लिए मार्क्स कम है पेपर के लिए, और बाकी लोगों के लिए मार्क्स ज्यादा है, 8 और 10 मार्क्स। फिर अदर देन रिसर्च पेपर्स जो पब्लिकेशंस है, अगर आपका बुक है तो वो बुक अगर इंटरनेशनल पब्लिशर पब्लिश करता है तो उसके लिए 12 मार्क है। नेशनल पब्लिशर अगर उसको ये करता है, पब्लिश करता है, तो साइंस वालों के लिए 10 है, बाकी लोगों के लिए 10 है। आपका एक चैप्टर है एडिटेड बुक में, तो उसके लिए 5-5 मार्क्स है। फिर एडिटर है आपको किसी बुक के, और वो बुक इंटरनेशनल पब्लिशर ने पब्लिश किया है, तो आपको बीइंग एडिटर 10 मार्क मिलेंगे, ठीक है। फिर नेशनल पब्लिशर ने आपका एडिटेड बुक पब्लिश किया है, यू आर एन एडिटर, तो आपको 8-8 मार्क्स क्लेम कर सकते हो। देखिए अभी तक ये जो 2B है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ये नए गाइडलाइंस में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। ट्रांसलेशन बाय क्वालिफाइड फैकल्टीज, अगर आप किसी बुक का ट्रांसलेशन करते हो, ओके, तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। किसी एक चैप्टर का या रिसर्च पेपर का आप ट्रांसलेशन करते हो तो आपको 3-3 मार्क्स मिलेंगे, राइट। अभी देखिए मैं आपको ये जो रिसर्च स्कोर में सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन होता है जर्नल पब्लिकेशन, तो यूजीसी ने कहा है कि वो जर्नल पीयर रिव्यूड होना चाहिए और यूजीसी केयर लिस्ट में वो आना चाहिए। अभी आपका पेपर जर्नल में पब्लिश हुआ है, वो पीयर रिव्यूड है और यूजीसी केयर में भी है, तो आप कितने कितने मार्क्स लेंगे, राइट। तो देखिए अगर आप साइंस वाले हो, है ना, तो आपको पर पेपर 8 मार्क्स मिलते हैं, बेस मार्क्स, और बाकी लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों को 8 है और बाकी लोगों को 10 है, राइट। तो अभी देखिए आपका जर्नल जो है वो पीयर रिव्यूड है, लेकिन उसको कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं आया है, तो वो कहते हैं कि बेस मार्क, सपोज साइंस वाले हैं तो उनको बेस मार्क मिले 8, लेकिन पीयर रिव्यूड के 5 मिलेंगे, यानी 13 मार्क वो लेंगे। लेकिन बाकी लोग जो है अदर देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका बेस है 10, तो 10 + 5
उनका मार्क्स होंगे 5। इफ दैट जर्नल इज पीयर रिव्यूड जर्नल, उसको इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, लेकिन वो यूजीसी के केयर लिस्ट में है। पेपर विथ इम्पैक्ट फैक्टर लेस देन 1, मतलब आपका पेपर जिस जर्नल में पब्लिश आया है तो उसको 0 या 1 के बीच में इम्पैक्ट फैक्टर है, तो वो बेस में 10 ऐड कर लेगा, यानी 8 + 10 18, बाकी लोग करेंगे 10 + 10 20। इम्पैक्ट फैक्टर उस जर्नल का 1 या 2 के बीच में है तो बेस में 15 मार्क ऐड हो जाएंगे। 8 + 15 दैट इज 23 एंड 10 + 15 दैट इज 25। ओके, पेपर विथ इम्पैक्ट फैक्टर बिटवीन 2 and 5, तो 8 + 20, साइंस वालों को 28 मार्क्स मिलेंगे उसके लिए, और बाकी लोगों को 10 + 20 30 मिलेंगे। इम्पैक्ट फैक्टर बिटवीन 5 and 10, तो बेस में 25 मार्क और ऐड हो जाएंगे। 8 + 25 दैट इज 33 साइंस वालों के लिए, और बाकी लोगों के लिए 10 + 25 दैट इज 35। और आपका जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 10 से ज्यादा है तो बेस में आपके 30 मार्क ऐड हो जाएंगे। मीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों के लिए 38 दैट इज 38, और बाकी लोगों के लिए 10 + 30 दैट इज इक्वल टू 40 हो जाएंगे। अभी एक चीज यहाँ पे याद रखना है आपको कि इम्पैक्ट फैक्टर सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं। पहले अगर यूनिवर्सल इम्पैक्ट फैक्टर है, कॉस्मोस इम्पैक्ट फैक्टर है, IIFJ है, तो सब इम्पैक्ट फैक्टर कंसीडर होते थे, लेकिन ये नए रेगुलेशन में वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस के ही इम्पैक्ट फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, दैट इज नोन एज थॉमसन्स रूटर्स इम्पैक्ट फैक्टर, ISI इम्पैक्ट फैक्टर। बाकी चिल्लर जो सर्विसेज है, लोकल जो सर्विसेज है इम्पैक्ट फैक्टर प्रोवाइड करने वाले, उनका कोई भी अर्थ नहीं है, अभी उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी देखिए जॉइंट ऑथरशिप है, तो अगर 2 ऑथर ने मिलकर पेपर लिखा है जर्नल में तो 70% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर ईच ऑथर, यानी आपका जो पेपर है उसको 10 मार्क मिल रहे हैं, तो 10 में से 7 मार्क पहले ऑथर को जाएगा और 7 मार्क दूसरे ऑथर को जाएगा, किसी को भी 10 नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मोर देन 2 ऑथर्स है तो 70% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर द फर्स्ट ऑथर एंड 30% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन टू ईच ऑफ द जॉइंट ऑथर्स। यानी अभी सपोज एक जर्नल पेपर 3 लोगों ने लिखा और वो पेपर को 10 मार्क है, राइट, तो पहले को 7 मिलेंगे और दूसरे और तीसरे को 3-3 मिलेंगे। इतना समझा सबको? यस मैम। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अभी तीसरा क्राइटेरिया, हमने अभी तक 2 क्राइटेरिया देखे रिसर्च स्कोर के, कौन से है वो आप देखेंगे यहाँ पे कौन से है। पहला है जर्नल पेपर्स, दूसरा है अदर देन जर्नल पेपर्स, उसमें आता है बुक्स, चैप्टर इन बुक, एडिटेड बुक एंड ट्रांसलेशंस, ये आता है उसमें। और अभी तीसरा क्राइटेरिया जो है वो नया है, जो नए डायरेक्शन में आया है, पहले ये नहीं था। क्रिएशन ऑफ ICT mediated teaching learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula। ठीक है, तो इसमें देखिए डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव पेडागोजी, आप आपके सिलेबस में कुछ इनोवेटिव चीजें इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको 5-5 मार्क्स मिलेंगे। नया करिकुला और कोर्सेस आप डिजाइन करते हो तो आपको 2-2 मिलेंगे। और मुक्स में आपका योगदान है तो देखिए कितने मार्क्स है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मुक्स इन 4 quadrants, 4 credit course for lesser credit, 5 marks for each credit। यानी अगर आप ई कंटेंट डेवलप कर रहे हो, एक कोर्स स्वयं का आप बना रहे हो, ओके, तो 4 quadrants कोर्स के लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपका 4 क्रेडिट का कोर्स नहीं है, आपने 3 क्रेडिट का किया
तो आपको हर क्रेडिट के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी 3 क्रेडिट का है तो आपको 15-15 मिलेंगे, 2 क्रेडिट का कोर्स है आपका तो 10-10 मिलेंगे, इस प्रकार। देन MOOCs डेवलप्ड इन 4 क्वाड्रेंट पर मॉड्यूल पर लेक्चर। अभी किसी और का, सपोज रेखा शर्मा मैडम का MOOCs का कोर्स है, ठीक है, उसमें अगर आप एक मॉड्यूल या फिर एक लेक्चर देते हो, है ना, एज अ रिसोर्स पर्सन, तो आपको 5-5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप कंटेंट राइटर हो या फिर आप जो कंटेंट किसी और ने लिखा है उसको रिव्यू कर रहे हो एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तो हर मॉड्यूल के लिए ओके आपको 2-2 मार्क मिलेंगे, उसके लिए कंटेंट राइटर और रिव्यू के लिए। और अगर आप पूरे कोर्स के कोर्स कोऑर्डिनेटर हो और वो कोर्स 4 क्रेडिट का है, ठीक है, तो आपको 8 मार्क मिलेंगे, यानी 2 मार्क्स पर क्रेडिट। ओके, उसके बाद में ई कंटेंट डेवलपमेंट उन्होंने कहा, एक कंप्लीट कोर्स के लिए आप डेवलपमेंट करते हो ई कंटेंट का इन 4 क्वाड्रेंट्स, या फिर आप ई बुक जो है वो पब्लिश करते हो तो आपको 12-12 मार्क मिलेंगे। ई कंटेंट जो है 4 क्वाड्रेंट्स का, उसमें से एक मॉड्यूल अगर आप करते हो तो 5-5 मार्क मिलेंगे। देन कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट मॉड्यूल इन कंप्लीट कोर्स पेपर ई बुक एटलीस्ट 1 क्वाड्रेंट, है ना, तो 2-2 मार्क आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप एडिटर हो ई कंटेंट के फॉर अ कंप्लीट कोर्स और पेपर, ओके, और ई बुक, तो आपको 10-10 मार्क्स मिलेंगे, राइट। उसके बाद में 4th क्राइटेरिया जो है वो रिसर्च एंड कंसल्टेंसी है। तो यहाँ पे देखिए आपके अंडर में पीएचडी अवार्ड हो जाती है तो पर पीएचडी आप 10-10 मार्क लेंगे। अगर थीसिस आपका जो प्रमोशन है उस वक्त में कोई भी थीसिस सबमिटेड होगा तो आपको सबमिटेड थीसिस के लिए 5-5 मार्क्स मिलेंगे। और आपको एमफिल और पीजी डेजर्टेशन के आप गाइड हो और वो बच्चे को डिग्री अवार्ड हो जाती है तो पर पीजी एमफिल थीसिस और पीजी डेजर्टेशन के लिए आपको 2-2 मार्क मिलेंगे। उसके बाद में रिसर्च प्रोजेक्ट है आपके पास में, ठीक है, आपने कंप्लीट किया है आपके असेसमेंट पीरियड में रिसर्च प्रोजेक्ट, और आपने मोर देन 10 लाख रुपीज मोबिलाइज किए ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, तो आपको 10-10 मिलेंगे। लेस देन 10 लाख का आपका प्रोजेक्ट है तो 5-5 मार्क्स हर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को आपको मिलेंगे। देखिए आपका असेसमेंट पीरियड जब प्रमोशन आया है तब आपके अंडर में रिसर्च प्रोजेक्ट चालू है, ऑनगोइंग है, और वो रिसर्च प्रोजेक्ट मोर देन 10 लाख का है तो चालू प्रोजेक्ट के लिए आप 5-5 ले सकते हो, और 10 लाख के लिए है के नीचे है तो 2-2 मार्क्स आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए ले सकते हो। अभी कंसल्टेंसी कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो तो उसके लिए आप 3-3 मार्क्स ले सकते हो। अभी देखिए जैसे हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और को इन्वेस्टिगेटर है, तो पहले को इन्वेस्टिगेटर को कुछ नहीं मिलता था, ओके, मार्क्स नहीं मिलते थे, लेकिन ये दोनों को 50% ईच मिलेंगे। यानी अगर मेरे पास में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ओके, मोर देन 10 लाख का है तो मुझे 10% मिलेगा, तो मुझे और को इन्वेस्टिगेटर को 5-5 मार्क्स लेने हैं यहाँ पे। वैसे ही अगर आपको गाइड है और को गाइड है आपके थीसिस के लिए, है ना, तो 70% मार्क्स हर एक को मिलेंगे। यानी देखिए ये पीएचडी अवार्ड हो गया, इसके लिए मैं सुपरवाइजर हूँ और मेरी जो फ्रेंड है वो को सुपरवाइजर है, तो मैं भी 7 मार्क मेरी इसमें लूंगी, वो भी उसके एपीआई स्कोर में 7 मार्क क्लेम करेंगे। फिर 5वां क्राइटेरिया उन्होंने दिया है पेटेंट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड फेलोशिप। इसमें पेटेंट्स में उन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल के लिए, इंटरनेशनल के लिए 10-10, नेशनल के लिए 7-7 मार्क्स रखे हैं। देखिए 2010 में ये मार्क्स 50 थे, बाद में 30 हुए और अभी उन्होंने 10 किए पेटेंट के लिए। देन आपका जो भी रिसर्च चल रहा है उसमें से कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनता है, जैसे अगर आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट
स्टूडेंट हो और आपने कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी दी है रेलवे को, ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, तो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर रेलवे अथॉरिटीज एक्सेप्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो नेशनल लेवल पे हो जाएगा, तो आपको 7-7 मार्क मिल जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी पॉलिसी बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तो आपको 10-10 मार्क क्लेम करेंगे, और स्टेट लेवल पे बनती है तो 4-4 मिलेंगे। फिर उन्होंने ये भी चीज बताई है, अवार्ड्स एंड फेलोशिप्स। इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स और फेलोशिप्स है तो आप 7 मार्क क्लेम कर सकते हो। नेशनल लेवल के अवार्ड्स एंड फेलोशिप्स है तो आप 5 मार्क्स क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इनवाइटेड लेक्चर्स रिसोर्स पर्सन की पेपर प्रेजेंटेशन इन सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस, फुल पेपर इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, इसका एक उन्होंने नया क्राइटेरिया बनाया है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान में रखिए कि पेपर आपने प्रेजेंट किया और वही पेपर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में आया तो दोनों में से एक ही चीज के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे, दोनों जगह मार्क्स नहीं ले सकते हो। अभी देखिए इंटरनेशनल अब्रॉड यानी भारत के बाहर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप रिसोर्स पर्सन करके जाते हो, आपको इनवाइट किया जाता है या आपका पेपर प्रेजेंट होता है, प्रोसीडिंग में आता है, तो आपको 7 मार्क मिलेंगे, 7 मार्क्स। इंडिया के बाहर, विद इन इंडिया अगर आप कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में योगदान देते हो तो 5-5 मार्क्स मिलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो 3-3, और स्टेट एंड यूनिवर्सिटी लेवल की कॉन्फ्रेंस है तो आपको 2-2 मार्क्स यहाँ पे क्लेम करना है। ये हो गया छठवां क्राइटेरिया। सो टोटल देर आर 6 क्राइटेरिया। मैं आपको फिर से बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको फिर से बता देती हूँ। पहला क्राइटेरिया जो है जर्नल पेपर्स, वो इम्पैक्ट फैक्टर के हिसाब से उसके मार्क्स बढ़ते हैं। दूसरा है publications other than journal papers, that is books, chapter in books, उसके बाद में editors, और इसमें एक और है ट्रांसलेटर। उसके बाद में तीसरा क्राइटेरिया है आईसीटी मीडिएटेड एंड मुक्स कोर्सेज में ई कंटेंट डेवलपमेंट अगर आप करते हो तो। उसके बाद में रिसर्च एंड कंसल्टेंसी में आप देखेंगे कि रिसर्च गाइडेंस, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और कंसल्टेंसी, ये 3 चीजें हैं। पांचवा क्राइटेरिया है पेटेंट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड फेलोशिप्स, ओके। और छठवां क्राइटेरिया है इनवाइटेड लेक्चर्स, रिसोर्स पर्सन, पेपर प्रेजेंटेशन इन सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड प्रोसीडिंग्स, ओके। और अभी ध्यान में रखिए, द कंबाइंड रिसर्च स्कोर फ्रॉम कैटेगरीज ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड इनवाइटेड लेक्चर्स shall have an upper capping of 30% of the total research score of the person. अभी इस चीज को समझो, जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको हर जगह बुलाते हैं तो बहुत सारे लेक्चर्स उनके पास में हो जाते हैं एज अ रिसोर्स पर्सन, ओके। तो ये पांचवा जो है अवार्ड्स, फेलोशिप, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और पेटेंट्स, और ये छठवा जो है उसके लिए उन्होंने कैपिंग डाला है, यानी 30% ऑफ रिसर्च स्कोर। मतलब अगर आपने रिसर्च स्कोर 100 बताया है आपका, तो 100 में 30 तक ही उसके मार्क्स लेंगे। और अगर आप रिसोर्स पर्सन करके बहुत जगह गए हो और आपके मार्क्स ये कैटेगरी में 60 है, तो 60 को वो लोग कम करके 30 पे डालेंगे, दैट इज द अपर कैपिंग। ठीक है, मतलब उतने ही लेंगे वो 30% मार्क्स कैटेगरी में। The research score shall be from minimum of 3 categories. जैसे कि मैंने ये जो 6 कैटेगरीज बताई हूँ, तो आपका जो रिसर्च स्कोर है वो एटलीस्ट 3 कैटेगरीज में आना चाहिए। अगर आप सिर्फ जर्नल पेपर से करते हो, बाकी कुछ नहीं करते हो, तो आपका वो रूल में नहीं बैठेगा। तो आपका पार्टिसिपेशन जो है, आप जो मार्क्स गैदर कर रहे हो रिसर्च स्कोर के लिए, वो एटलीस्ट ये 6 में से 3 कैटेगरीज में होना चाहिए मिनिमम, ओके। और ये तो मैंने बताया कि पेपर प्रेजेंटेड एंड पब्लिश्ड इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, इसमें से किसी एक का आपको स्कोर मिलेगा, दोनों जगह आप क्लेम नहीं कर सकते।
ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नए रेगुलेशन के हिसाब से पहला प्रमोशन फ्रॉम द डेट ऑफ क्वालिफिकेशन यानी ड्यू डेट से दिया जाएगा, दूसरा भी ड्यू डेट से दिया जाएगा, लेकिन बाकी के सभी प्रमोशंस जो है उसके लिए बाकायदा सिलेक्शन कमेटी आएगी, आपका इंटरव्यू होगा, स्क्रूटिनी होगा और बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया दैट इज योर सब्जेक्ट नॉलेज, इंटरव्यू परफॉर्मेंस और आपका रिसर्च पब्लिकेशंस, इसके ऊपर में आपको मार्क्स देके आपका सिलेक्शन किया जाएगा और आपको जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन से प्रमोशन लागू होगा, नॉट फ्रॉम द ड्यू डेट। ठीक है। अभी देखिए, जैसे कि यूजीसी ने कहा है कि ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए अतिरिक्त पीरियड लो दिसंबर 18 तक, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नहीं माना है, ये मैंने आपको बताया है। और जैसे कि एक सर ने बताया कि उनको जो पीएचडी के इंक्रीमेंट्स मिल रहे थे तो वो उन्होंने रिकवरी किया है, यानी ये जो रेगुलेशन है फाइनेंशियल मैटर्स में 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया है और बाकी मैटर्स में ये नया रेगुलेशन जो है वो 8 मार्च 2019 से महाराष्ट्र में लागू हुआ है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द न्यू सिस्टम। अभी आप आपके डाउट्स जो है आप पूछ सकते हो मुझे, मैं उसके आंसर्स देने की कोशिश करूंगी। मैडम नमस्ते। मैडम हाँ बोला, नमस्ते एक मैडम, जन डॉक्टर बोला, ज्योतिराम चौहान बात कर रहा हूँ। बोलिए। मैडम मैं डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हूँ। हम्म, मेरा ड्यू डेट है मैडम प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर का 1 जुलाई 2022। हेलो। 2022 में आप एलिजिबल हो रहे हो? हाँ 2022। अभी अच्छा, इसमें आपने पढ़ा है वो थर्ड क्राइटेरिया हमारे लिए क्या होगा मैडम, फिजिकल डायरेक्टर के लिए? थर्ड क्राइटेरिया आपके लिए अलग हाँ है ना सर, आपके लिए अलग है, लाइब्रेरियंस के लिए भी अलग है। ये जो रिसर्च स्कोर का क्राइटेरिया ना, हाँ ये आप लोगों के लिए अलग है। मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज देती हूँ। अच्छा ठीक है मैडम। रिसर्च के लिए यही रहेगा, हाँ लेकिन रिसर्च बाकी नहीं, एक्टिविटी। फर्स्ट सेकंड ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया थर्ड कौन सा? आपका ये 3 है ना, 6 में से 3 लेना है ना, हाँ उसमें फर्स्ट सेकंड सेम है बोल रहे ना आप, हाँ, और थर्ड क्या करना है? मैं प्रीति मैम को ना डॉक्यूमेंट भेज देती हूँ फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है ठीक है, हाँ, तो उसके ओके हिसाब से आप कीजिए। ओके। मैडम हाँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। ये हाँ, एडिटोरियल बोला। जर्नल में यदि रहेगा तो उसके पॉइंट्स है क्या, जर्नल में नहीं जो है, एडिटर्स है? नहीं है। एंड मैडम आपने जैसे एग्जांपल दिया 106 क्राइटेरिया में होना चाहिए, उसका 30% ही मिलेगा सिक्स्थ हाँ, में रिसोर्स पर्सन में, तो ये 100 इंक्लूड 6 and 5 ऑल्सो? देखिए इसमें 5 है। आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, जी यस। देखिए ये 5 के सपोज आपने पेटेंट लिया, ये 7 मार्क मिले आपको। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे स्टेट के इंटरनेशनल के 10-10 मिले आपको, हाँ आपने 2 किया, ठीक है, यस 10 मिले, यहाँ पे भी 10 मिले, 20 मिले। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं। इसमें आपको जो इंटरनेशनल अब्रॉड है उसके आपने 10 किए, 10 कॉन्फ्रेंसेस किए, तो 70 हो गए। 70 और वो 40 कितने हो गए? कितने हो 110 गए? 70 और 40 110। 110 हाँ, और आपका सपोज 100 हो गए आपके, हाँ अपन सीधा सीधा लेते हैं। टोटल। ठीक है, तो हाँ, और आपका टोटल स्कोर है 200, तो 30। समझ में आया? हाँ आपका टोटल स्कोर है 200। हाँ। सो ये ठीक है, 200 में और मैडम ये आपने 100 भी 5वें आ और गए ना 6वें क्राइटेरिया में कितने मार्क्स लिए? 100। मैडम, ये 200 में ये हाँ 100 200, भी ये आ 100 गए मिला ना? के आपका टोटल, सुनिए ना आप,
हाँ प्लीज जी, हाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले, शांति से सुनिए। देखिए, आपको क्राइटेरिया 5 और 6 के मिलके आपने स्कोर किया 100। हाँ, और ये 100 मिला के बाकी कैटेगरीज के मिला के आपका टोटल स्कोर आया 200। yes. हाँ, तो आपके 5 और 6 में कितने परसेंट आए? 50% आए ना। हम्म, तो उसको वो कम कर देंगे ऑटोमेटिकली, 60% ही लेंगे, वो 60 ही लेंगे, 30%। 60%. ये समझा? Yes, yes. ओके, Thank you. हेलो इसको अपर मैम। कैपिंग बोलते हैं। हाँ, हेलो बोलिए मैम। ना। हाँ, गुड हाँ, आफ्टरनून मॅम. मॅम, माझा गुड प्रश्न होता की असोसिएटचा जो 3 वर्षाचा आपला पिरियड असतो, हम्म असेसमेंट पिरियड, त्याच्यामध्ये काही रिसर्च हम्म. स्कोर नाही लागत का कॉलेज स्टुडंटला, किंवा असला तर किती असतो? ते ऍक्च्युली ना त्याच्यामध्ये एक फार मोठं ब्लंडर आहे. ते कॉलेज टीचर्स करताना रिसर्च स्कोर पाहतच नाहीयेत असोसिएटचा. पण कमिटी बघते मॅडम, म्हणजे सेकंडला सुद्धा बघते. नाही बघते, परंतु पुष्कळ ठिकाणी हे वाद झालेले आहेत की कॉलेज टीचरला असोसिएट प्रोफेसर करता कुठे त्यांनी पॉइंट्सच दिलेले नाही. पण आपण आता हे म्हणजे रिसर्च पेपर्स वगैरे आपण पब्लिश करतो, आणि आता रिसेंटली माझं सेकंड झालेलं 3-4 महिन्याआधी. हम्म, तर हम्म. कमिटीनी सेकंड साठी सुद्धा त्यांनी रिसर्च पेपर बघितले, आणि रिसर्चच्या स्कोरवर पण थोडा म्हणजे हे झाला, डिबेटच झाला. 15 हम्म, घेतलेले होते मी ह्युमॅनिटीजची हम्म. असल्यामुळे, पण त्यांनी ते हा. 15 ऍक्सेप्ट नाही केले. त्यांचं म्हणणं होतं की 10च पाहिजे, म्हणजे इव्हन फॉर केअर लिस्टेड जर्नल दे कन्सिडर्ड ओनली 10 मार्क्स. नाही, केअर लिस्टेड जर्नल करता का पहा, केअर लिस्टेड जर्नल मध्ये पण काही जर्नल पेअर रिव्ह्यूड आहेत, काही जर्नल पेअर रिव्ह्यूड नाही आहेत. नाही, पीअर रिव्ह्यूड होतं ते, ऍक्च्युली UGC लिस्टेड होतं ते प्रिव्हियस, पण त्यांनी 10च युजीसी लिस्टेड पण ते पेअर रिव्ह्यूड असेल तर 15, पेअर रिव्ह्यूड नसेल तर 10. याच्यावर असं क्लिअर काही गायडन्स हे नाही आहे का, म्हणजे असं नेमकं नाही क्लिअर लागले गायडन्स किंवा? आहे ना. तुम्ही तुम्ही ते जर्नल पेअर रिव्ह्यूड आहे ही त्यांची पॉलिसी त्यांच्या समोर सादर करा, बस. हम्म. मग हे असोसिएट साठी आता आम्ही मार्क्सचं काही टार्गेट ठेवायचं की नाही? ठेवायचं ना मॅडम. पहा, मी ठेवायचं. तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का? मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते. हा, तुमचा एक्सपर्ट कसा आहे तो त्याच्यावरती सगळं डिपेंड आहे. हा, एक्झॅक्टली. आता मधात काही प्लेसमेंट झाले तर त्यांचे मला फोन आले की कॉलेज टीचर्स म्हणतात की आम्हाला असोसिएट साठी रिसर्च स्कोर नकोय. तर त्यावेळेस आम्ही पूर्ण पाहिलं तर त्याच्यामध्ये खरंच कुठे काय उल्लेख नव्हता. बरं, युनिव्हर्सिटी टीचर्स करता खूप स्ट्रिक्ट केलेलं आहे. हो, ते तर गाईडलाईन आहेच म्हणा ते. तर ते थोडस एक चूक आहे याच्यामध्ये, तर ती आता रेक्टिफाय करावी लागेल त्यांना कुठेतरी जाऊन. कारण ही जी डायरेक्शन, पहिली जी डायरेक्शन आलेली ना गाईडलाईन्स, त्याच्यामध्ये ते एक चूक झालेली आहे. पण तुम्ही तसं नका करू, तुम्ही 60च्या वर मार्क नाही, घेऊन नाही, ठेवा. डेफिनेटली मॅडम, नक्की, अगदी. हम्म. थँक्यू सो नाही, मच. हा 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 ऍटलिस्ट तुम्ही 60-70 मार्क करून ठेवा. ओके मॅम, थँक्यू. हिरवडे मॅडम, आमचं हा जे आहे ते सगळं सोशल वेलफेअर अंतर्गत येत आहे. अजूनपर्यंत त्यांनी कॅशच्या गाईडलाईन्सच पब्लिश केलेल्या नाहीये, आणि अजूनपर्यंत हम्म. आम्हाला 7 पेज अजून प्रोसेस मध्येच आहे 1 वर्षापासून. अजून त्याला किती वेळ लागणार ते अजून सुरू आहे, पण अजूनपर्यंत त्यांनी 1 वर्ष झालंय, पण गाईडलाईन्स इश्यू नाही केले. बरोबर आहे. तुमचं थोडं लेट चालतं ना मॅडम सोशल वेलफेअर वाल्यांचं. म्हणजे सेंट्रलला लागू झाला डीए, मॅडम काय त्याच्यामुळे झालंय, म्हणजे बाकीचे सगळे हे झालेत, अमेंडमेंट झालेत, फक्त कॅशचं त्यांनी तेवढं, म्हणजे असं होत नाही की होताना सगळं राखून 7 पेजचं सगळं एक साथ होतं, पण गंमतच आहे थोडीशी हम्म. सोशल वर्क. बरोबर आहे, बरोबर आहे. तर तो कसा की सरकारकडचा प्रॉब्लेम आहे ना, त्याच्यात आपण काही नाही बोलू शकत. हॅलो. बरोबर आहे. हा मॅडम, हम्म. अजून काही प्रश्न आहे हा. का?
मुळे सर काही विचारायचं आहे? मनीष मुळे? हॅलो मॅडम. नाही मॅडम. ओके. मॅडम ज्योतिराम चव्हाण. होता तोच प्रॉब्लेम. ओके, ओके. हॅलो. हां सर बोला, हा बोला. बोला. पीएचडी संदर्भात तुम्ही सांगितलं मॅडम 1 जानेवारी 2016 पासून पीएचडीचे इन्क्रीमेंट काढून घेतलेत आमची. हो. आणि पाठीमाग जेवढं हे झालं तेवढं ते रिकव्हरी केलेली आहे. UGC न गाईडलाईन दिलंय की यांना ते दिलं पाहिजे हो. आणि महाराज गव्हर्नमेंट देत नाही. देत नाही. असंच आहे ना? हो. अधिवेशन सुरू आहे, नागपूरला या. हो आता चालू आहे तयारी चालू आहे मॅडम आमची. एमपील अफेक्टेड आहे. एमपील मुळे हो. आम्हाला थांबवलंय. हो हो हो. ड्यू डेट निघून गेली आहे. हो सर. मॅडम ने एक विचारू का? हा, हॅलो. बोला ना. बोला मॅडम, हे अर्चना जे मॅडम. पीएचडीचं जे हे आहे इन्क्रीमेंटचं, याची डेट त्यांनी हम्म. 2016च्या पुढचे पकडलेले आहे का की आधीचे पण आहे तसं? 1 जानेवारी 2016 पासून आहे मॅडम. हो हो. 7th पे पासून 1 जानेवारी 2016. 16 पासून. अच्छा, हो. तिथून ज्यांना हा. पीएचडी मिळालेली आहे, त्याच्यानंतरची पीएचडी, त्याच्यानंतरची पीएचडी ज्यांची आहे ना, हा हा अच्छा हा. त्यांच्यासाठी आहे. हा. थँक्यू मॅडम. जुने 2016च्या अगोदरच्यांना मिळत राहणार, त्यांचं नाही हो होणार. हो हो. ओके मॅडम, त्यांनी थँक्यू. कसं हे रेग्युलेशन फायनान्शियल मॅटर्स मध्ये 1 जानेवारी 2016 पासून लागू केलं ना, त्याच्यामुळे झालं ते. अच्छा, ओके. हम्म. थँक्यू व्हेरी हम्म. मच मॅम. मॅडम ओके मलाही मॅडम. एक होता. हा, हॅलो. बोला ना मॅडम मॅडम. असं काही असतं का की एक रिफ्रेशर इज इक्वल टू 2 शॉर्ट कोर्सेस वगैरे, असं काही पद्धत असते का याच्यामध्ये? हो, याच्यामध्ये त्यांनी नवीन गाईडलाईन्स मध्ये दिलेली आहे. जर 10 दिवसाचा करायचा आहे आणि तुम्ही 5-5 दिवसाचे 2 करताय तर इट इज ओके. अच्छा, नाही 1 रिफ्रेशर इज इक्वल टू 2 शॉर्ट कोर्सेस, असं असं पण होतं का, असं माझं म्हणणं होतं. नाही, आता ते रिफ्रेशर आणि ओरिएंटेशन हे शब्द थोडे मागे गेलेले आहेत, पण रिफ्रेशर असला तरी 2 किंवा 3 वीक्सचा असतो ना रिफ्रेशर. हा. त्या हिशोबाने करून ठेवायचे. आणि असोसिएट साठी 2 रिफ्रेशर लागतात का मॅडम? नाही मॅडम, मी तुम्हाला असोसिएटचं दाखवलं होतं ना, परत शेअर करू का? नाही ते दोन पाहायला शॉर्ट टर्म म्हणूनच विचारलं की सांगण्यात असं येतं की 2 पाहिजे रिफ्रेशर, म्हणून विचारते. थांबा, शॉर्ट आताच टर्म कोर्स सांगते मी. मॅडम. 2 शॉर्ट टर्म कोर्स सांगितले त्यांनी. 2 शॉर्ट टर्म कोर्स सांगितलेत मॅडम. हो 2 शॉर्ट टर्म कोर्स. हे 2 रिफ्रेशर नाहीये ना? नाही 2 शॉर्ट रिफ्रेशर नाही. 1 मिनिट, मी तुम्हाला दाखवते. मॅडम हा, त्यांचं विचारणं ते होतं की 2 शॉर्ट टर्म म्हणजे 1 रिफ्रेशर काउंट केलं जाते का? हा, तोही एक थांबा ना. होताच माझा हो प्रश्न. बरोबर आहे ना मॅडम सर. 1 मिनिट थांबा, मी तुम्हाला ना प्रेझेंटेशनच दाखवते. 2 मिनिटं थांबा. एक मिनिट, शेअर का नाही होतंय का? नाही मॅडमनी ते हे केलेलं असेल, हे रेकॉर्डिंग ते बघेल मी परत, पण हा क्वेश्चन नेहमी केला जातो म्हणून विचारते मी की असं काही आहे का नाही, बा 2. मी त्याचं स्पेसिफिक देईल मी तुम्हाला आन्सर. माझं माहित नाही शेअर का नाही होऊन राहिलं. पण तेच म्हणते मॅडम की समजा आम्हाला काही डिफिकल्टी आली तर आम्ही तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकतो ना? हा, करा ना. नंबर घेऊन घ्याल माझा मॅडम कडनं, हो कारण प्रत्येकाची केस युनिक असते मॅडम याच्यामध्ये. हो हो, बरीच. हा, कसं गाईडलाईन्स जनरल असतात, पण प्रत्येकाची हे जी राहते की नाही केस, Yes, हा, ती बरोबर. वेगळी वेगळी राहते. प्रत्येकाचे ते पॉइंट्स वेगळे वेगळे नोट करून घ्यावे लागतात. आणि जनरल असं पेपर्स मध्ये म्हणा किंवा असे आपले जे आर्टिकल्स असतील तर त्याबद्दलही मार्क असतात ना मॅडम को-करिक्युलर मध्ये? को-करिक्युलर मध्ये कशाला राहणार, म्हणजे कसे पाहिजे तुम्हाला? नाही, कुठे पेपर मध्ये आपलं काही पब्लिश होतं किंवा कधी कुठे छोटे हे असतात
म्हणजे ISSN नंबर असलेले छोटे बरेच इतर सब्जेक्ट्सचे बुक असतात जे आपण ज्याच्यात आर्टिकल्स पाठवतो त्याचे मार्क्स मिळतात का? क्लेम करायचे, कमिटीवर राहतं. आपल्याला असं वाटतं ना की हे माझं योगदान आहे तर क्लेम करायचं. मग स्क्रुटिनी कमिटी वगैरे पाहत राहते त्याला. ठीक आहे, ओके. बघा त्यांनी आता सिस्टीम कशी केलेली आहे, पहिल्यांदा क्रायटेरिया 1, क्रायटेरिया 2 आणि क्रायटेरिया 3 होतं. तर त्यांनी ते क्रायटेरिया 1 आणि क्रायटेरिया 2 ला त्यांनी AAR टाकलेलं आहे. सॅटिस्फॅक्टरी, नॉट सॅटिस्फॅक्टरी आणि गुड. बरोबर आहे. तर जुनं जे होतं ना क्रायटेरिया 1, क्रायटेरिया 2, क्रायटेरिया 3 त्यांनी ते बंद करून AAR टाकलेलं आहे आता. अॅन्युअल असेसमेंट रेटिंग जी राहते तुमचं. हा, तर त्याच्यामध्ये कुठे बसत असेल तर करू शकता. रिसर्च स्कोर मध्ये नाही बसणार मॅडम ते. आणि हे जर जुने कोणी राहिले असेल तर आपण त्याचं जुन्या रेग्युलेशन्स नुसार जे करतो तर ते ग्राह्य धरल्या जातं ना, म्हणजे व्हॅलिड आहे ना ते हो, त्याच्यासाठी ऑप्शन फॉर्म भरायचा की मला जुन्याप्रमाणे देण्यात यावं. देण्यात यावं. अच्छा. आमच्या विद्यापीठामध्ये काय झालं की 19 नंतर जितके प्रमोशन झाले ना तर त्यांचे ना हे फॉर्म भरून घेतले, ऑप्शन फॉर्म. त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की तुम्ही जुन्याप्रमाणे भरा, त्याच्यात तुम्हाला फायदा आहे. कारण हे सगळं नाहीये ना फ्रॉम द डेट ऑफ सिलेक्शन, ते नाहीये ना, फ्रॉम ड्यू डेटच मिळतं ना जुन्याप्रमाणे. त्यामुळे आमचं जे प्रमोशन झाले त्याच्यामध्ये आम्ही लिहून दिलं दोन्ही याला, असोसिएट आणि प्रोफेसरला, की मला जुन्याप्रमाणे देण्यात यावे. अच्छा, तर तसं तर मग व्हॅलिड आहे. त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी स्किप आउट झाल्या. हो, ठीक आहे मॅडम. तुम्ही जुन्यामध्ये असाल ना तर ते एकदा ऑप्शन फॉर्मचं विचारून घ्यायचं कॉलेजमध्ये. हो हो, ठीक आहे मॅम. ओके. ओके. मॅडम मी एक विचारू का? हॅलो. हा सर बोला. विचारा ना, विचारा. मॅडम मी SRT युनिव्हर्सिटी नांदेडचा आहे. माझं पहिलं आहे मॅडम 9 ते 14 हा, आणि दुसरं आहे 14 ते 19. एमफिल वर. हा, एमफिल वर. एमफिल वर. हो. तर आम्हाला काय सांगितलं मॅडम, 14 ते 16, 17 जुन्यामध्ये करा बरोबर आहे. आणि 17, 18, 18, 19 नवीन 17 मध्ये करा, पर्यंत 2 तुमचं. वर्ष. हो हो ना हो मॅडम, हो, बरोबर आहे, अगदी बरोबर. 16, 16, 17 मार्क घेताना तुम्हाला जुन्याची 2 वर्ष. 3 वर्ष जुन्यामध्ये करा आणि 17, 18, 18, 19 नवीन मध्ये. अगदी बरोबर आहे त्यांचं. तर तुम्हाला ऑप्शन फॉर्म येईल सर. तुम्ही ऑप्शन फॉर्म मध्ये बसता. बरं बरं बरं, असं सांगितलं, असंच केलं, फाईल अशीच केली मॅडम आम्ही. हॅलो. हा, अशीच फाईल केली आहे म्हटलं, 3 वर्ष जुनं आणि 2 वर्ष नवीन. बरोबर आहे, अगदी बरोबर. हो. ठीक आहे, झाले सगळ्यांचे डाउट्स क्लिअर? हे सेशन असंच असतं मॅडम ना मैडम, नेहमी. हमारे क्वेरीज कभी खत्म नहीं होने वाली इससे रिलेटेड. मैं मैडम का नंबर शेयर करती हूँ, फिर हम मैडम को परेशान करेंगे. थैंक यू. हाँ, मतलब अभी जिव्हाळ्याचा तो प्रश्न आवाज नाही येत. मॅडम, जिव्हाळ्याचा प्रश्न थैंक यू आहे, सो मच. येस अतिशय महत्वाचा सेशन आहे. येस बरोबर आहे, म्हणूनच तर ठेवलं ना सर आपण. आणि मॅडमकडे इतका सगळं PDF वगैरे आम्हाला द्या ना. याचं PDF आता हे तर रेकॉर्डिंग सुरू आहे, याच्यामध्ये सगळ्या मॅडमच्या स्लाइड्स रेकॉर्ड झाल्या आहे, तर ते तुमच्याजवळ राहील. आणि मॅडम ते फिजिकल एज्युकेशनवाल्या सरांसाठी पाठवणार आहेत आता म्हणाल्या होत्या मॅम. तर ते आलं तर मग मी ते शेअर करते. बाकीचं तर सगळ्या गाईडलाईन्स आणि डायरेक्शन्स आहेतच आपल्या साईटवरती अवेलेबल. ओके. येस येस. मॅडम थांबायचं हिरवडे मॅम? हो हो. येस, थँक्यू सो मच मॅडम वन्स अगेन फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपंट्स अँड फ्रॉम UGC HRDC नागपूर. तुम्ही टायमिंग पण ॲडजस्ट केलं, वेळ पण ॲडजस्ट केली, सगळं काही. सो थँक्यू सो मच मॅडम. आणि सगळ्यांचे डाऊट्स पण क्लिअर केले. येस मॅडम, थँक्यू सो मच. थँक्यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम. यहाँ पे यस, यहाँ पे रुकते हैं. कल सुबह मिलेंगे 7:45 बजे. ओके.
आज एकाच प्रीती मॅडम सब्जेक्टवर आज एकाच लेक्चरवरती रिपोर्ट लिहायचा आहे फर्स्ट वाला. मॅडम वेबसाईटवर तुमचे हे आपली कधी येईल फीडबॅक फॉर्म कधी येईल? उद्या 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 हो, उद्या किती सकाळी वाजेपर्यंत? उद्या सकाळच्या डेटमध्ये तुम्हाला दिसेल. जेव्हा तुम्ही अटेंडन्स वगैरे मार्क कराल त्यावेळेस ते विजिबल राहील. फीडबॅक फॉर्म बरं. आणि ऍड्रेस फॉर पोस्टल ऍड्रेस फॉर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्युशन. ठीक या ठीक आहे. 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. ओके, ते थँक तुम्ही यू. 3 वाजता नंतर पण भरू शकता. 3 पर्यंत तर हो, आपले हो. लेक्चर्स राहतील. त्याच्यानंतर पण तुम्ही भरू शकता. मग 3च्या नंतर भरू शकतो का? हो 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 हो. मैडम हम ठीक. ऑफिस आके लेंगे तो हमको वो सेकंड लिंक फिल करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, फिल सभी को करना है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन जो है ना, सेकंड क्वेश्चन यस और नो वाला, कि ओके आ पाएंगे कि नहीं HRD से, तो आप उसमें यस करिए. फाइन फाइन मतलब ओके। मुझे आइडिया आएगी कि कितने लोगों को मुझे पोस्ट करने हैं हम सर्टिफिकेट. यहीं के नागपुर के ये तो हम हाँ आ जाए। हाँ, यस यस, लेकिन Yes, फॉर्म thank सभी you. को फिलअप करना है. थैंक यू। ठीक है. आजच चलिए भरायचं आहे मॅडम फॉर्म? चलिए. नाही सर, उद्या. आज मी टाकलाच नाही उद्याला. फॉर्म. हाँ, मैम आने आज की रिपोर्ट फर्स्ट सेशन की देनी है या इस सेशन की भी देना है? नहीं, सिर्फ फर्स्ट सेशन की, क्योंकि ये अपना जेंडर से रिलेटेड नहीं था, ये आप लोगों का यूजफुल वाला जो आपने बताया था. ठीक है, ये मैम, रिपोर्ट फर्स्ट सेशन का योगा ही देना है. योगाचा पण द्यायचा ना सोबत? सर नाही, योगाचा नाही. नाही, रोज द्यायचाच नसतो योगाचा. आपला जेंडर अच्छा वाले जे अच्छा. एवढे लेक्चर्स आहे त्याचाच हाँ. द्यायचा असतो. चलिए, मैं मीटिंग बंद कर रही हूँ. मॅम, अ स्पेशल थँक्स टू यू फॉर अरेंजिंग दिस लेक्चर ऑफ हिरवाडे मॅडम. अरे मला काहीच प्रॉब्लेम नाही. मॅडम अवेलेबल असल्या तर मी नेहमीच बोलवते. मला भले तुमची रिक्वायरमेंट माहिती नव्हती ना, की आपल्याला हवं आहे की नाही, म्हणून मी त्या दिवशी विचारलं होतं. नाही, खूपच कामाचं ठरेल हे लेक्चर. म्हणजे चला. असतंच मॅडमकडे माहिती भरपूर असते. डेफिनेटली मॅम. चला. आणि मॅडम थँक्यू. त्याचा फोन पण शेअर कराल? काय मॅम? फोन शेअर फोन नंबर. ओके, मी मोबाईल आता करते, तुरंत करते शेअर. ठीक आहे. ओके. येस. थँक्यू थँक्यू. थँक्यू मॅम. थँक्यू मॅम.